आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज आपका अपना चैनल बना हुआ है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, 7 चरणों में, और धीरे धीरे जैसे जैसे डेट सामने आई वैसे वैसे चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो गई। आपको हम जानकारी दे देते हैं टच वॉल के जरिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से इलेक्शन होंगे शुरू। बिल्कुल, पहला फेज 10 फरवरी को, दूसरा फेज 14 फरवरी को और तीसरे फेज का इलेक्शन 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में होगा। फिर 23 फरवरी को अगला चौथा चरण है और उसके बाद 27 तारीख को मतदान के लिए मतदाता पहुंच पाएंगे 5वें चरण में हिस्सा लेने के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में छठे चरण की वोटिंग होगी 3 मार्च को और 7वां और आखिरी फेज जो होगा वोटिंग का वो होगा 7 मार्च को और नतीजे आएंगे 10 मार्च को। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उत्तर प्रदेश ही बना हुआ है। उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही और चर्चा अभी भी बनी हुई है। ऐसे में 7 चरणों में इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होना है और 10 मार्च को वो दिन होगा जिसका सभी को इंतजार है। लेकिन इंतजार इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी था और इंतजार था कि रैलियों पर क्या रोक होगी। इतनी भीड़ जो कोरोना संक्रमण को बढ़ा सकती है, क्या उस पर रोक होगी? पहले जो बात इलेक्शन कमीशन ने कही है उसको पूरा डिटेल बता दें। पंजाब और उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव होगा, सिर्फ सिंगल फेज में चुनाव होगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 फेज में वोटिंग होगी। 10 मार्च को यह है कि नतीजे जो हैं वो सभी पांचों के वो सब एक ही दिन 10 मार्च को आएंगे। एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है, वो कब कब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कितनी सीटों पर चुनाव है, इसको जानने के लिए राजीव के पास चल रहे हैं। राजीव, ओवर टू यू। चलिए, उत्तर प्रदेश में कब कब चुनाव है? कहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश जीता उसने देश जीत लिया, लिहाजा उत्तर प्रदेश की तारीखों पर नजर रहेगी और सबकी नजर है। हम आपकी जानकारी के लिए ठीक है स्क्रीन पर वो तारीखें बताना शुरू कर देते हैं। क्या क्या तारीखें हैं? पहला, उत्तर प्रदेश 10 फरवरी के दिन ये चुनाव है। पहला 10 फरवरी फेज 1 चुनाव होगा। फेज 2 की बात करें तो 14 फरवरी के दिन फेज 2 में चुनाव होने जा रहा है। फेज 3 20 फरवरी के दिन फेज 3 में चुनाव है, 20 फरवरी। इसके बाद 23 फरवरी को फेज 4 में चुनाव होगा। फेज 5 27 फरवरी के दिन यह चुनाव होगा। इसके बाद फेज 6 जो कि 3 मार्च को चुनाव होगा और 7 मार्च की बात कर लें तो इस दिन फेज 7 का चुनाव होगा। हालांकि जो पिछले चुनाव हुए थे वो उसमें 8 फेज में चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में। 18 मार्च को होली है। रोहित, रचना, किसके सर पर गुलाबी और चमकता रंग लगेगा होली में, वो ये 10 मार्च के नतीजे बताएंगे। लेकिन ये फेज के हिसाब से तारीखें। इससे पहले इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। And the first date of the issue of notification will be 14th January 2022 and which will start from Uttar Pradesh. This is the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14 January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January and date of poll 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. Third phase, only Uttar Pradesh. That is issue of notification 25th January, last date of nominations 1st February, scrutiny of nominations 2nd February, last date of withdrawal of candidature 4th February and date of poll 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh 4th phase, issue of notification 27th January, last date of nominations 3rd February, scrutiny of nominations 4th February, last date of withdrawal of candidature 7th February and date of poll 23rd February. Uttar Pradesh 5th phase and first phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur first phase. Here the issue of notification is 1st February.
Last date of notification, last nomination, 8th February. Scrutiny of nominations, 9th February. Last date of withdrawal of candidature, 11th February. And date of poll will be 27th February 2022. Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase. Here the issue of notification will be 4th February 2022. Last date of nominations 11th February 2022. Scrutiny of nominations 14th February 2022. Last date of withdrawal of candidature 16th February and date of poll 3rd March, that is Thursday. That way Manipur also completed the 6th phase. Uttar Pradesh 7th phase. Issue of notifications, standing of nominations 18th February. Last date of withdrawal of candidature is 21st February and date of poll is 7th March. So on 7th March all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. तो अब से कुछ देर पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने और 10 फरवरी से इलेक्शन की शुरुआत होगी और 10 मार्च को काउंटिंग होगी। उसके बाद क्लियर हो जाएगा किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बार बहुत स्ट्रिक्ट कोविड गाइडलाइंस के साथ वोटिंग होगी। इस पर चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं और कौन कौन गेस्ट मेरे साथ हैं। हमारे साथ वंदना सिंह जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, वो इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। मेरे साथ रविंद्र सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो साथ में जुड़ गए हैं। और आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, आप भी साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले वंदना जी आपके पास आ रहा हूं मैं। मुझे लगता है कि शायद ये पहला चुनाव है जो इतनी स्ट्रिक्ट कोविड गाइडलाइंस के साथ हो रहा है कि अब आप लोग यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज कोई रैली कोई सभा नहीं कर पाएंगे। तैयार हैं इसके लिए? क्योंकि अब तक तो इस चीज के हैबिचुअल थे कि रैलियां करेंगे, लाखों की भीड़ जुटाएंगे, पब्लिक को हम इंप्रेस करेंगे, अपने पक्ष में करेंगे। अब कैसे और क्या होगा? वर्चुअल एक डिजिटल बिल्कुल नया माध्यम होगा आपके लिए, अब सभी दलों के लिए। जी, हम तो तैयार हैं। ये सवाल तो आपको भाजपा से पूछना पड़ेगा, क्या वो तैयार है? क्योंकि अगर पिछला आप इनका ये देखें तो इन्होंने पहले भी कई चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किए थे, जबकि चुनाव आयोग का स्ट्रिक्ट वो लग चुका था गाइडलाइन, उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफी संबोधन किए थे। ये सवाल तो पहला आप ये भाजपा से हमें पूछना चाहिए, क्या इसका ये पालन करेंगे? चुनाव आयोग के इसकी इन्होंने जो भी है जैसा भी है वो पालन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसके लिए चुनाव आयोग है देखने के लिए। आप अपनी बताइए। जी चलिए, हम तो बिल्कुल पालन करेंगे, हम लोग क्यों नहीं पालन करेंगे? बस यही सुनना था आपसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की रैलियां हमने देखी है। अखिलेश यादव ने जब विजय रथ यात्रा निकाली तो उसमें कितनी भीड़ जुटी है हम सभी ने देखी। रविंदर सिंह भी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। रविंदर जी, चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर भीड़ जुटी इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी आ रही है। लेकिन उतनी सावधानी अब आगे रखनी होगी, ये सभी की जिम्मेदारी है। ये एक तरीके से परीक्षा आप सभी लोगों की होगी। ठीक है, अगर भाजपा की रैली में कोई जाना ना चाहे तो कितना आप जबरदस्ती तो फिर चिंता नहीं करनी चाहिए आपको, फिर तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए आपको। रविंदर सिंह जी, हमने देखा अरविंद केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि केसेस बहुत बढ़ गए हैं, आप भीड़ में मत जाइए, मास्क जरूर लगाइए। पंजाब की रैलियों को लेकर बड़ा ट्रोल किया गया, बड़ा पूछा गया उनसे जब वो कोरोना संक्रमित हो गए। हालांकि हम कहेंगे उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी करेंगे, बहुत जल्दी वो बेहतर हो जाए, स्वस्थ हो जाए, लेकिन भीड़ नहीं जुटानी है, ये भी एक चैलेंज रहेगा। अब ये सही वक्त है जिम्मेदारी निभाने का। देखिए, शायद मैं आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं, आप अगर अपडेट नहीं है तो आपको बता दूं, यूपी में आम आदमी पार्टी ने नहीं सर, बिल्कुल इस बारे में पूरी जानकारी है। पहले कांग्रेस ने किया था, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने किया था कि हम डिजिटल वर्चुअल करेंगे सर। या आपने अपना ही हमें बुलाया, हमें सुन तो लीजिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बात कर सकता हूँ। बोलिए, अपनी बात रखिए। तो आपकी जानकारी में इजाफा कर रहा हूं कि यूपी के लिए हमने पहले ही बता दिया है कि हम बड़ी रैलीज नहीं करेंगे, और यही चीज हमारे भगवंत मान जी पंजाब में भी कह के गए हैं और कर भी रहे हैं, इसी के ऊपर काम भी कर रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इज द यंगेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
इंडिया की सबसे ज्यादा छोटी उम्र की पार्टी जिसको हम कहेंगे वो है। अगर फेसबुक को, व्हाट्सएप को किस माध्यम से यूज किया जा सकता है, दिल्ली के इलेक्शन में सबसे पहली बार आम आदमी पार्टी ने पूरी दुनिया को और पूरे भारत को बताया था। तो आम आदमी पार्टी इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आम आदमी पार्टी इज हैविंग नो इशू विद दैट, इवन दो आम आदमी पार्टी के पहले ही जितने काम होते हैं वो इन सभी चीजों से होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से होते हैं, मास कम्युनिकेशन के माध्यम से होते हैं, जिन तरीकों से भी है। और जितनी भी गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताई गई हैं, दी गई हैं, मैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन होने की जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करेगी, एग्जीक्यूट करेगी और आपको धरातल पे भी ये दिखेगा। और जितने भी वर्चुअल नॉर्म्स हैं, चाहे वो किसी जूम मीटिंग के तहत हो, चाहे कोई और माध्यम लगाना हो, उन सभी को यूज किया जाएगा और आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन द्वारा लगाई गई इन पाबंदियों का भली बहुत पूर्ण रूप से इसका इस्तेमाल करेगी। और जितने भी नए मॉडल्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वर्चुअल मीटिंग्स हो, इन पे ज्यादा से ज्यादा जोर देगी ताकि इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई जितने भी गाइड। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। चीजें हुई हैं और तारीखें सामने आ गई हैं, तो अब जल्द ही जनता का आशीर्वाद भी उन्हें मिलेगा। लेकिन ये तो फिर चुनाव के बीच में जनता के पास जाकर पता चलेगा कि 10 मार्च को जो कुछ होगा वो किसके हक में होगा, और उसके लिए सभी पार्टियां जोर भी लगा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त राजीव जेटली जी भी जुड़ गए बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, और साधना भारती जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। साधना भारती जी हमारे साथ इस वक्त, उनके पास सबसे पहले जाना चाहूंगा सवाल के साथ। साधना जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं तमाम नारों के साथ अब तक तो जनता के नजदीक कांग्रेस पहुंचने की कोशिश कर रही थी महासचिव प्रियंका के जरिए, लेकिन अब चुनाव आयोग तारीखों के साथ तो सामने आया है, वो कुछ पाबंदियों, कुछ राइडर्स के साथ भी सामने आया है। कितना मुश्किल रहेगा जनता के पास जाना, वर्चुअली कितना ज्यादा कनेक्ट हो पाएगा? क्या ये चुनाव कहीं बहुत बंधनों में बढ़कर आगे बढ़ने वाला चुनाव तो नहीं साबित हो रहा आपके लिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं रखूंगी आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से जनता के साथ। मेरा तो वीडियो ऑन है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, देखिए, तो ये कांग्रेस पार्टी, तो जो भी चुनाव आयोग गाइडलाइंस जारी करेगा हम उसका बिल्कुल पालन करेंगे और उसके तहत हम चुनाव में आएंगे। अब आप कह रहे हैं कि क्या ये बंधन, बिल्कुल बंधन। देखिए, सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो इतना बड़ा हो गया है, मुझे लगता है कि अब जब अभी कुछ ही दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं कि स्वर्गीय लालजी टंडन की पौत्र वधू, जो कि जिनके मैं आपको बता दूं आशुतोष टंडन
के परिवार पर जिन्होंने आरोप लगाया दहेज से प्रताड़ित होने का, तो मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्रियों के घर में बहुओं को दहेज के लिए प्रताड़ना की जाती है, वो तक सोशल मीडिया के सहारा ले रही है क्योंकि उनके एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। तो ये सब घटनाएं साथ ही साथ ये भी बताती है इन्हीं सब बातों को लेके हम आगे जाएंगे जनता के बीच। किस तरह कोरोना में गंगा मैया के किनारे लाशें दफन हुई और सबने देखा हिंदू संस्कृति के विरुद्ध। एक सवाल यहाँ राजीव जेटली जी से मैं सीधा सीधा पूछना चाहती हूँ, क्योंकि चुनावी हम पूछ लेंगे साधना जी वो सवाल हम पूछ लेंगे। हम बस इतना ही पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के लिए नए कोविड बंधनों में आगे बढ़ पाना ये एक चुनौती की तरह नहीं होगा? क्योंकि हमने इससे पहले रविंदर जी से भी यही बात जानने की कोशिश की थी और वंदना जी से भी यही बात जानने की कोशिश की। आप संक्षेप में बताएं, फिर राजीव जी के पास हम सवालों के साथ जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपके सवाल की बात नहीं, मैं अपने सवाल की बात कर रही थी। दूसरी बात, बिल्कुल कोई देखिए चुनौती क्या, जैसे जैसे चुनाव आयोग गाइडलाइंस करेगा, बिल्कुल कोरोना की महामारी है और इसमें हमें चलना पड़ेगा इसी तरीके से। और हम तो पहले से कहते हैं, जब बंगाल चुनाव हुआ ओ दीदी करके डकरा रहे थे प्रधानमंत्री जी और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, तब भी हमने रैलियां स्थगित की थी अपनी। आदरणीय प्रियंका जी ने पहले भी अपनी रैलियां अभी भी स्थगित की। मैं एक सवाल, चलिए ठीक है, बहुत बेहतर, समझ गए। इसका मतलब कांग्रेस तैयार है, इसका मतलब कांग्रेस तैयार है। ये कोई भी जो भी बंधन है, ये बंधन नहीं है, सबके लिए एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है। रोहित, बिल्कुल मेरे ख्याल से शायद स्वतंत्र देव सिंह से इंडिया न्यूज ने बातचीत की है। चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, पहले रिएक्शन सुन लेते हैं, फिर आलोक सर के पास जाएंगे। देश के छात्र, देश के शिक्षक चुका है और जिसकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हैं बातचीत करने के लिए। अध्यक्ष जी, इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन आया है, राजनीतिक दलों पे आरोप लगता रहा है कि राजनीतिक दल उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्या इस आरोप से आप कैसे क्या तैयारी किए हैं? मैं चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया है, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं चुनाव का और उनका अभिनंदन करता हूं और जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे आवें, स्वयं नेतृत्व करें। अब चुनाव का समय आ गया है, जो गाइडलाइन है मैं 100% भारतीय जनता पार्टी उसकी पालन करेगी। दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष है और आपके लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, एक विधानसभा पे 10-10 कैंडिडेटों की भीड़ है, क्या फार्मूला होगा? क्योंकि उसके बाद जब नॉमिनेशन की घोषणा होगी तो यहाँ हर एक बात पे भीड़ भी आएगी, तो उसके लिए क्या फार्मूला इजाद किया है कि सब लोग संतुष्ट भी हो जाए, जो पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट हो उसके साथ सारे लोग मिल के चुनाव भी लड़े? कोई ऐसी कठिनाई नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, सब लोग समझदार हैं और कोई चुनाव लड़ेगा सब लोग साथ होकर उसका मदद करेंगे, इसलिए कोई कठिनाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मत भिन्नता कुछ है ऐसा नहीं। दूसरी बात, संसदीय बोर्ड इसका निर्णय करता है। जनता के बीच में जिसकी लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता, संगठन के प्रति समर्पण, ऐसे लोगों को हम निर्णय करते हैं, ऐसे लोगों के पास, और ये सब चुनाव संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है और उसी के आधार पर टिकट लोगों को मिलता है और कार्यकर्ता तैयार है, किसी को टिकट दो, हम साथ में खड़े। सूची कब तक आ रही है कैंडिडेट? तो संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा, फिर भी एक कयास संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा, वही करने। अभी अगर छोटे दलों जो आपके साथ आए हैं, टिकट फार्मूले पर उनके भी साथ कुछ बात हुई? आज संजय निषाद की पीसी थी, तो संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा, इसका वही लोग निर्णय करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र देव जी थे। उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन होगा पार्टी उसको पूरी तरीके से फॉलो करेगी। रही बात टिकटों का, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि किस विधानसभा से कौन पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट होगा। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी और अब उस फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन नियमों को हम फॉलो करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक सर, जब आप और हम डिस्कशन करते हैं खासतौर से चुनावों को लेकर, तो बीजेपी की बड़ी तारीफ होती है। बीजेपी जो ग्राउंड पर जाकर काम करती है, बहुत पहले से होमवर्क शुरू कर देती है। बीजेपी जो लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रही थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो कनेक्ट बना पाएगी क्या वर्चुअल? देखिए, ये लोग, हम लोग आपसे फिर भी यही कहना चाहते हैं कि ये एक मौका ऐसा है जिन्होंने लगातार काम किया है। अभी साधना बहन जो कांग्रेस की है, उन्होंने कहा है आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम तो यही मान रहे हैं कि चुनाव आयोग की संहिता को जरूर मानने की कोशिश होगी। ये सही है कि कहीं अपवाद बंगाल में हुआ था, ये संकट भी है, और रैलियां ज्यादा बड़ी करने से, आप ये बताइए, मैं तो आज से नए इलेक्शंस मैंने देखे हैं 71 से, भीड़ से ही केवल वोट नहीं मिलता है, ये तब तो कोई मीडिया नहीं था,
बिल्कुल अब ये मीडिया है, और मैं तो इसीलिए बल्कि सबसे आग्रह भी करूंगा हमारे पैनल से आगे के लिए भी, हम लोगों के मंच ऐसे हैं जहां झगड़े के बजाय आप अपनी बात कहें, जनता तो फैसला करेगी। जो काम कांग्रेस ने किया है, जो बीजेपी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है, समाजवादी का मुलायम सिंह जी या उनसे पहले जितना काम लोहिया समाजवादी लोगों ने किया है, ये सही वक्त है। इस समय परीक्षा केवल कोरोना से लड़ने की नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की ये परीक्षा है कि आपने यदि काम किया है तो जनता अब समझदार हो चुकी है। हाँ, दुरुपयोग न हो, सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, क्योंकि अभी बीच में और लोग बोलेंगे, हमारे राजीव पटेल जी को बोलना है, जेटली जी को, सही बात यह है कि अपराधियों को कैसे रोका जाए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा और मेरा ख्याल सभी प्रवक्ता हमारे सहमत होंगी, महिलाएं खास करके और भी ज्यादा, कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, और खास करके जो जिनकी अपराधी प्रवृत्ति, इसके लिए पहली बार मैं भी इतने इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, ये कहा गया है कि आप बाकायदा मतदाताओं को बताएं। नंबर 2, दिल्ली जैसे शहर में भी, जहां आम आदमी पार्टी अभी तो सत्ता में है, लेकिन दिल्ली में भी यदि वर्कर्स भी घर घर जाने की क्यों नहीं नौबत आ सकती? 5 आदमी तो अलाउ कर रहे हैं। मैं तो आज भी मानता हूं कि मेरा रिक्शे वाला इसको मोबाइल देखकर वोट नहीं डालेगा। जिसने उसकी मदद की होगी रिक्शे वाले की, जिसमें मैं भी चलता हूं, उसकी मदद की होगी, जिसने गांव में किसान की मदद की होगी, वोट उसको पड़ेगा। आप और हम कितना ही बहस कर ले, और डिजिटल क्रांति से जो भी कह रहे हैं, हम लोग सब डिजिटल से है, उसका उपयोग करिए। डेमोक्रेसी में लड़ेंगे हम, तो हमें भी न टेलीविजन कोई देखेगा न आपकी बात भी सुनेगा। इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार जो काम किया है वो कितना सफल होता है, रैली में जो असावधानी होती है, सुप्रीम कोर्ट जाने की गुंजाइश है, चुनाव आयोग में शिकायतें, लगातार लोग तैयारी करते हैं, और यदि तैयारी करें हम और आप तो इसलिए सहमत है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि ये सही लोकतंत्र की परीक्षा होगी इस बार का चुनाव, और आगे भी इससे भविष्य तय होगा। यानी आलोक जी जो आप कहना चाहते हैं, क्या उसको इस तरह से रख सकते हैं कि जो डिजिटल कनेक्ट है वो ईवीएम में गिरे वोटों का सही पैमाना नहीं बन पाएगा? मतलब जो पहले से जनता के नजदीक रहा है, जनता के दिल के नजदीक रहा है, वो कहीं ज्यादा रिजल्ट पाएगा इस बार। बिल्कुल राजीव जी, आप देखिए ना, मैं यही तो आपको कहा, पिछली बार भी जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, गांव में जितना जम्मू कश्मीर से लेके, मेरा ख्याल है हमारे कोई भी प्रवक्ता इस बात से इनकार नहीं करेंगे, 10-20% तो गड़बड़ हो सकते हैं, मेरे भी 10 दोष आप निकाल सकते हैं, आपके हमारे में भी कोई कमियां हो सकती हैं, लेकिन दुनिया में अमेरिका जैसे देश में ट्रंप कल तक कहता रहा कि इलेक्शन गलत हुआ है जी। अमेरिका का तो 300 साल पुराना है। भारत में जनता नहीं कह रही कि इलेक्शन गलत हो सकता है। पंजाब में भी विश्वास है, चाहे वो कांग्रेस को हो, बीजेपी को हो, अकाली दल को हो, आम आदमी पार्टी को हो जी। इसलिए मेरा मानना है कि आज भी इसका समर्थन यदि करेंगे तो इन सबकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। यदि केवल ये कहेंगे कि हाँ संसद में जैसे नहीं चलने देते, विधानसभा नहीं चलने देंगे, तो वोट डालने का प्रतिशत कम हो जाएगा जी। डिजिटल क्रांति का ये नुकसान भी है, टीवी पर देखते हैं और कहते हैं कि ये तो लड़ रहे हैं, करते ही नहीं है काम। ये वो कारण अलग हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका क्या, उसका संसद अपने आप फैसला करे या विधानसभा पार्टियां करें। ये आचार संहिता के लिए जो इलेक्शन कमीशन कई वर्षों से कहता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ये अपराधियों वाला, यदि उनकी कमी होगी और डिजिटल क्रांति का उपयोग मशीन से करे, 50 करोड़ मतदाता एक साथ वोट डाल करके 10 यदि फैसला 25 करोड़ का आ जाएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसको यदि आत्मविश्वास से बताएंगे तो शायद जनता में सबकी साख बढ़ेगी, हमारी भी और पार्टियों की। ठीक है। राजीव जेटली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, जब से चुनाव हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में, खासतौर पर चुनाव का मतलब होता था कि बड़ी बड़ी रैलियां, बहुत ज्यादा भीड़ जुटाना और उस भीड़ के जरिए जताना कि हां देखिए कितनी पब्लिक हमारे साथ है। अब बिल्कुल कहते हैं ना कि सिर के बल उलट गया है। चुनाव आयोग ने जो आज नई गाइडलाइंस जारी की हैं, 15 तारीख तक तो कोई रैली कर नहीं सकता, उसके बाद भी समीक्षा करने के बाद तय करेंगे। तो अब ये एकदम से पलटा हुआ जो इलेक्शन है, मतलब सारे नॉर्म्स एक तरह से पलट गए हैं। इसको, इस इलेक्शन को आप एक नए फेज की तरह देख रहे हैं, किस तरह से चैलेंजेस मान रहे हैं इसमें? देखिए, हाँ, प्रचार का जिस तरीके से चुनाव आयोग की ये जो प्रथा है 5 साल पहले शुरू कर दी थी। इससे पहले देखा बुजुर्ग लाइन में खड़े, जो फिजिकली चैलेंज होते, वृद्ध महिलाएं लाइन में अधिकार मांग रही होती थी, किसान खेत के बाहर अपने युद्ध के लिए सारा सिस्टम हमने पहली बार करते, और क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई करी है, एग्जाम नहीं करा। जिसने पढ़ाई करी उसे जब तक होगा कि मैं सफाई करूं, इससे मेरी पैदा होगी या इससे नुकसान होगा, हमारा नुकसान नहीं, हमारा तो पैदा कर दी। क्योंकि हम चाहते थे कि घर बैठे उस अधिकार मिले, उसके लिए व्यवस्था काम करें,
चुनाव आयोग ने जो बात करी है उसकी अगली कड़ी है, एक अगली सीढ़ी, जो आप सुविधाएं दी है दिलवा दीजिए, वो अपने आप सब जनता पार्टी के साथ और मुझे लगता नहीं प्रचार किसी ना तो हराता है ना जिताता। ये 5 साल की मेहनत होती, रिजल्ट बाद में निकलने होते, वो मैंडेट देना जनता ने, लेकिन फिर भी एक हमारी परंपरा भी है रैलियों की, नुक्कड़ सभाओं और कोविड महामारी के चलते जिन परंपराओं से हमें उससे नुकसान हो सकता है किसी राजनीति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था का ही एक अगला हिस्सा होने वाली है, उसका बारीक। हालांकि राजीव जी आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन आपकी बात इतनी समझ आई कि आपने 5 साल जनता की सेवा की है, तो फिर लोग उसी काम के आधार पर फिर से वोट देंगे। फिर रैलियों में चाहे भीड़ जुटने वाली बात हो या फिर वर्चुअल रैली हो, और जैसे आलोक सर ने भी कहा कि रैलियों में जो भीड़ इकट्ठा होती है उसे वोट बैंक के तौर पर ना देखें। और सबसे बड़ा अपवाद तो अभी हमने देखा भी पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावों में, जब अनुमान भी उल्टे साबित हो गए। वंदना जी, अगर बीजेपी इस कॉन्फिडेंस में है कि जो हमने 5 साल काम किया उसी काम के आधार पर हम वोट मांगेंगे, तो फिर आप लोगों की सोच क्या रहेगी? क्या सिर्फ फ्यूचर को लेकर वादे करते रहेंगे? देखिए, इसका नतीजा आपके सामने। अगुवाई में 2017 में विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत पाई थी। 2022 का चुनाव हालांकि आपके लीडरशिप में तो लड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन आपका ही नारा था 300 प्लस पार। 300 प्लस पार 2017 में भी था, 2022 में भी होगा, और 2022 में 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। मैंने 2017 में कहा था कि 11 मार्च को समाजवादी पार्टी 11 मार्च को 12 बजे समाजवादी पार्टी के 12 बज जाएंगे। आज मैं दोहरा रहा हूं उस बात को कि 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी का फिर 12 बज जाएगा, बसपा का 12 बज जाएगा, कांग्रेस का 12 बज जाएगा। राजनीतिक दलों पे आरोप रहता है कि जो इलेक्शन कमीशन गाइड लेते हैं उसको लोग फॉलो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आप एक जिम्मेदार पर्सनालिटी है, तो क्या उम्मीद किया जाए? नहीं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसका पालन करेगी। जिस प्रकार से प्रचार प्रसार के लिए कहा गया उस प्रकार से प्रचार प्रसार करेगी। जिस प्रकार से नामांकन प्रक्रिया अपनाने को कहा गया वो नामांकन प्रक्रिया को भी अपनाएगी। और जिस प्रकार से भी जो भी निर्देश समय समय पर 15 जनवरी तक वर्चुअल होगा, जब एक्चुअल का आदेश होगा तो हम एक्चुअल भी करेंगे। हम हर प्रकार से चुनाव के लिए तैयार थे और चुनाव की तिथि घोषित हुई है। चुनाव की तिथियों के घोषित होने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का यह अवसर है और इसकी प्रतीक्षा जनता को भी रहती है, हर राजनीतिक कार्यकर्ता को भी रहती है। सूची कब तक आ रही है? अब वो तो बैठक होगी, आ जाएगी, उसके लिए जब आएगी तो आपको बताया जाएगा। छोटे घटक दलों का जो सीटों के लेके तालमेल के लेके हमेशा से एक विवाद रहा है कि कितनी सीटों पे होगी, तो कितनी सीट उनको दे रहे हैं आप? ये मैं नहीं देने वाला हूँ, तो जब बैठक होगी, जब टेबल टॉक होगी, उस समय जो तय होगा तो आपको सब बताया जाएगा। अभी तो यह है कि चुनाव की घोषणा हुई है, हम स्वागत करते हैं और 300 से ज्यादा सीटें फिर जीतेंगे, फिर भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी थे। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव की घोषणा हुई है और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। 300 से आंकड़ा हम पार करेंगे। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश ने केशव प्रसाद मौर्य से बात की और एक बार फिर से दोहराते हुए कि 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है और 300 प्लस सीटें जीत रहे हैं। वंदना जी, चूंकि केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत सामने आ गई थी, अपनी बात आप पूरी कर लें और इस बात पर भी जवाब दे दें। बड़ी कॉन्फिडेंट है बीजेपी, 300 पार की बात कर रही है। चलिए, अभी ये उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि सपा के 12 बजने वाले हैं। अब ये तो वक्त बताएगा, इनके 12 बज रहे हैं, किसी और सबके विपक्ष के 12 बज रहे हैं। उनकी बातों पे मैं जाऊंगी भी नहीं ज्यादा। सवाल ये उठता है, उत्तर प्रदेश ने क्या क्या देखा है पिछले 4 साल में? बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है। अभी सब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमारे जो नौजवान हैं, कितनी नौकरियां हैं उनके पास। इन्होंने खुद 10 लाख का आंकड़ा दिया था और 4 लाख का इन्होंने बताया कि 4 लाख है इनके आंकड़ों के हिसाब से। दूसरी चीज, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिए। इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने ये किया वो किया। अरे क्या किया? असलियत जो है धरातल पे कुछ और है। चुनाव इन मुद्दों पे होगा, चुनाव इस पे नहीं होगा। विकास किया हमने,
हमने ये किया, आपने घोषणाएं बहुत की हैं, घोषणाओं से लेकिन जो बीजेपी पब्लिक को मन से कोई फायदा छापेमारी नहीं का हुआ जिक्र है। करती है, जो नोटों की गड्डियों का जिक्र करती है, भ्रष्टाचार बार बार आ जाता है घूमकर, और कानून व्यवस्था की बात भी आ जाती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बार बार बीजेपी कहती है। जरा आप इनके भ्रष्टाचारों का पुलिंदा खोल दें भाजपा का, तो पता चलेगा कितने इनके भाजपा में। ठीक है, मैं आपके पास आएंगे, आपके पास मैं लौटूंगा। साधना जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबको बराबर वक्त देना होगा। साधना जी, आप बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, आप बात कर लीजिए अपनी। देखिए, मैं ये कहूंगी, आदरणीय राजीव जेटली जी ने कहा कि 5 साल के काम को देख के जनता वोट देगी, तो फिर तो तय है कि भाजपा उत्तर प्रदेश से जाने वाली है। 5 राज्यों का जो नतीजा चुनाव का रहेगा, मुझे लगता है भाजपा के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। देखिए, ये बहुत जरूरी है जानना, पिछले ये जो 5 साल की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। कोविड के अंदर किस तरह से स्थिति हुई, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम पहली बार 100 के पार हुए आजादी के बाद। किस तरह कांग्रेस के शासन में एक्साइज ड्यूटी जहां 9 रुपए 48 पैसे पेट्रोल पर और 3 रुपए 56 पैसे डीजल पर लेते थे, आज देख लीजिए आप 21 रुपए 80 पैसे पेट्रोल पर। और इन्होंने किस तरह से बढ़ाया एक्साइज ड्यूटी को, और उससे कितने लाख करोड़ रुपए कमा लिए। और उसके बाद कोविड के जब मृतकों पीड़ित परिवारों को देने की बात आई मुआवजा, तो इन्होंने हाथ खड़े कर लिए। किस तरह महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, मैंने तो खुद आपको लालजी टंडन की पौत्र वधू के बारे में बताया। तो जहां खुद इनकी बहुएं बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां दयाशंकर सिंह भाजपा के नेता मायावती जी को अपशब्द कहते हैं और उनकी पत्नी को स्वाति सिंह को मंत्री पद दे दिया जाता है उनको उपहार के तौर पर, एक महिला को अपमानित करने के लिए। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर की जमीन में चंदा चंपत घोटाला सामने आता है, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर कहां बाल कल्याण गृह के अंदर किशोरियां गर्भवती पाई जाती हैं, जहां पर यानी ये सारे मुद्दे साधना भारती जी वर्चुअली कांग्रेस पूरे जोर शोर से उठाएगी और इसके जरिए उत्तर प्रदेश की जनता को हकीकत बताएगी। मैं यही समझ पा रहा हूं आपकी बात से, क्योंकि अगर कार्यक्रम के जरिए आरोप की बौछार होती रही तो हम इलेक्शन कमीशन के उन बातों पर नहीं जा पाएंगे जो उसने आज खास तौर पर कही। मैं आपके पास आऊंगा, रविंदर सिंह जी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। रविंदर भाई, आम आदमी पार्टी आई थी एक बेहतर प्रशासन देने के लिए, बेहतर शासन देने के लिए, और उसने क्या कुछ किया इस बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बहुत खास बात की जिसकी तरफ आलोक मेहता जी ने भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई ऐसा कैंडिडेट जो आपराधिक पृष्ठभूमि लिए हुए है, तो आपको 48 घंटे के अंदर बाकायदा जनता को बताना होगा, इसको सोशल मीडिया के जरिए बताना होगा, ऐप के जरिए बताना होगा। विनेबिलिटी एक फैक्टर है, ऐसा आप कोई तर्क नहीं दे सकते। क्या इस तरीके से आप समझते हैं जो तमाम कोविड गाइडलाइन है और ये सब कुछ चुनाव को पारदर्शी और बेहतर बनाएंगे और आम आदमी पार्टी का स्वागत करती है? ये सवाल आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से गलत पूछ लिया। आप शायद सपा से अगर बीजेपी से पूछते तो ये ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिमिनल जो है बीजेपी पार्टी पे है, और आम आदमी पार्टी की पहली एक ऐसी पार्टी है, एक बार एलिगेशन लगा था, एक बार हमारे एमएलए के ऊपर एलिगेशन लगा दिल्ली में, साथ की साथ उनकी जो आम आदमी पार्टी की सदस्यता थी उस सदस्यता से उनको बर्खास्त किया गया। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो धर्म की राजनीति नहीं करती, जो गुंडागर्दी। अभी आपके जो उम्मीदवार आएंगे, यानी मैं मान लूं कि उसमें कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं होगा, आपका आरोप बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर है। बीजेपी से जरूर पूछिएगा कि उनके किन किन कैंडिडेट्स को उनको बताना पड़ेगा कि क्रिमिनल्स हैं। सबसे पहले तो उनके जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, हमारे अमित शाह जी, उनके बारे में भी बताना पड़ेगा। राजीव जेटली जी सवाल जो रविंदर सिंह एक काम करते हैं, आप ही का सवाल राजीव जी के पास लेकर जाते हैं। रविंदर सिंह जी, आप ही का सवाल राजीव जी के पास लेकर जाते हैं। राजीव जी, जब साधना भारती बोल रही थी आप बहुत खुलकर हंस रहे थे, हालांकि रिएक्शन में आपका लेना चाह रही थी, लेकिन राजीव ने रविंदर सिंह से सवाल कर लिया। लेकिन अब जब आपराधिक मुकदमों की बात हो रही है तो आप बिल्कुल चुप है। नहीं, साधना भारती जी जब बोल रही थी तो मैं सोच रहा था कि चुनाव आयोग ने नॉइज पोल्यूशन क्यों नहीं डाला, इसके अंदर उसको भी डालना चाहिए था, क्योंकि मेरे कान में अब रही बात दूसरी कि देखिए, जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं वो निर्देश बहुत बेहतर है हमारी राजनीतिक सुधार की, कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हर किसी को अपने पोर्टल के ऊपर डालना पड़ेगा कि कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उनकी वजह क्या है और आप उनको टिकट क्यों दे रहे हैं। ये इससे बेहतर मुझे लगता है कोई सुझाव, कोई एडवाइस जो है वो या निर्देश जो है पहले कभी नहीं दिए गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई और राजनीतिक पार्टी, ये सबके ऊपर अप्लाई होता है और हमें एक स्वच्छ राजनीति की तरफ आगे जाना है और उसके लिए जो भी कदम चुनाव आयोग उठाएगा
वो हर राजनीतिक पार्टी मजबूर होगी उसकी पालना करने के लिए, क्योंकि कोई भी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि उसके पोर्टल के ऊपर इस तरीके के लोगों के फोटो या उस तरीके की उनकी बायोग्राफी आए, जो बायोग्राफी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को में दिक्कत करती हो या उसको दूषित करती हो। तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा कदम है, तो सभी राजनीतिक पार्टियों को मिल करके हमें राजनीति को स्वच्छ करना चाहिए। इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, इसमें कोई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हाँ, राजनीतिक तौर पे किस नेता को फंसाया गया या किस नेता के ऊपर इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर की गई, वो एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पे इस तरीके के भी हथकंडे अपनाए जाते हैं और ये अपनाए भी गए हैं पहले। क्योंकि देखिए, आपने देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, गृह मंत्री जी के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही निर्धारित हुआ है, नहीं तो सरकारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हर फर्जी केस को उनके खिलाफ रजिस्टर किया गया, उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो राजनीतिक मुद्दे अलग हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े, क्राइम से जुड़े और जो है यौन उत्पीड़न से जुड़े ये मुद्दे अलग होते हैं। मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहती है और देश को स्वच्छ राजनीति देना चाहती है तो ऐसे नेताओं को बढ़ावा दी। ठीक है, मैं आलोक मेहता जी के पास चल रहा हूं। आलोक जी, आज से जब से इलेक्शन कमिशन ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब एक नए तरीके से चुनाव होंगे, बिल्कुल नया तरीका है, इलेक्शंस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। मैं आपके पास आऊंगा रविंदर जी, आपके पास आऊंगा, मैं सबके पास चलना है, मुझे सबके पास जाना है। मैं आलोक जी के पास चल रहा हूं अभी। तो आलोक जी, यहां से चुनाव आयोग की भूमिका एक तो इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल भी आपको लग रहा है कि टफ होगा चुनाव आयोग के लिए, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से गाइडलाइंस जारी कर दी है उन्होंने, ठीक है, लेकिन फॉलो करवाना भी अपने आप में एक बहुत टफ जॉब होने वाली है। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट वो चाहे मीडिया के लिए हो या कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के हो, और अदालत में भी कानून तो है, लोग ट्रैफिक तोड़ते हैं ना, इसलिए हम लोग इससे इनकार नहीं कर सकते कि अच्छा देखिए, ऐसा भी नहीं, हमारे साथ जो 4 पार्टी बैठी है, लेकिन कई निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, इनमें से जो विद्रोही होते हैं, आपने कल पंजाब में देखा कैसे दृश्य आए, हर पार्टी के जब टिकट बंटवारे जब होते हैं तब ऐसे झगड़े होने लगते हैं। तो कुछ लोग निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, उनकी क्या पृष्ठभूमि होगी। सो ये सही है कि कठिन तो है लोकतंत्र में, जैसा मैंने आपको कहा, यदि अमेरिका के चुनाव में बड़े से बड़े अपराधी किस्म के, या जैसे कहते हैं कि राष्ट्रपति ही दंगा कराने लगे, स्थिति जहां पर रहती है, तो हम उसको आचार संहिता जैसे अभी सब वायदा कर रहे हैं। आलोक सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ इस बीच, मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई जानकारी दी जा रही है, एक बार सुन लेते हैं। साथ तैयारी कर रही थी 4 राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। और आप मान के चलिए कि जो आपने 3 राज्यों की बात कही, तो 14 फरवरी तो आम आदमी पार्टी के लिए वैसे ही एक अच्छा दिन रहा है हमेशा राजनीतिक इतिहास में, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। 14 फरवरी के हिसाब से आपको लगता है लकी डे है, तो कुछ परिणाम भी लकी हो सकते हैं? बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और इन 4 राज्यों में काम करने वाली सरकारें बनेंगी। धोखा देने वाली सरकारें, जनता के पैसे को लूटने वाली सरकारें वो हट जाएंगी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को स्थापित करने वाली सरकारें बनेंगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव है, तो ऐसा तो नहीं कि लंबा खींच जाएगा या नहीं, अब बड़ा प्रदेश है तो वो तो चुनाव आयोग बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है। जी। जो एक नई तरीके की बात हो रही है कि वर्चुअल रैली अभी 15 जनवरी तक के लिए एक तरह से मैंडेटरी की गई कि सभी को वर्चुअल करना पड़ेगा, फिजिकल रैली आप या फिजिकल चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग का ये फैसला चुनाव आयोग के लिए भी कठिन था, राजनीतिक दलों के लिए भी कठिन है, कार्यकर्ताओं के लिए भी कठिन है, लेकिन कोविड को देखते हुए जरूरी फैसला है और सबकी सुरक्षा के लिए जो भी फैसला लिया जाता है उसमें सबको साथ देना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने मांग की है कि चुनाव आयोग वर्चुअल रैली के लिए फंड अलग से जारी करे, क्योंकि बीजेपी के पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी पार्टियां नहीं लड़ सकती है। आप क्या कहेंगे? अब देखेंगे, इसको सारी चीजें तैयारी करेंगे तो बात करेंगे। नहीं, हम लोग वर्चुअल रैली की तैयारी कर रहे हैं जी। बाकी डोर टू डोर कैंपेन आप लोग कर सकते हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, वर्चुअल कैंपेन कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोविड की स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आएगी तो चुनाव आयोग ने जैसे कहा है समीक्षा करके चीजों को आगे भी बढ़ाएंगे। एक सवाल और कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के मेयर को लेकर आप लोग की पूरी कवायद थी, भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना गया है वहां पर। देखिए, 19 सीटों पे बहुमत साबित होना था, 19 सीट होने से आम आदमी पार्टी को 14 सीट मिली, कांग्रेस को 8 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिली। चंडीगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से हराया, लेकिन एक गलती हो गई कि लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया
और ये सिद्ध हो गया कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी की सरकार बनाना। ये लोग उत्तराखंड में भी देख चुके हैं, ये लोग गोवा में भी देख चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में देख चुके हैं, और अब चंडीगढ़ में साबित हो गया। पंजाब के लोगों ने खुद देख लिया कि कैसे चंडीगढ़ में कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी की सरकार बनाना साबित हो गया एक बार फिर से। तो अब मैं पंजाब के लोगों से भी अपील करना चाहूंगा और बाकी जगह भी कि कांग्रेस को एक भी वोट देने का मतलब है कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वोट देना। आप लोग कुछ लीगल तरीका इसके लिए कुछ कदम वो बताएंगे, उसमें हमारे लीगल एक्सपर्ट्स से सलाह मिल रही है हमको। इसका कुछ असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे? नहीं, इससे तो और जनता और सतर्क होगी। जो लोग थोड़ा बहुत कहीं कांग्रेस के प्रति कोई सिंपैथी भी रख रहे होंगे, उनको भी समझ में आ गया कि नहीं, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, और उस चक्कर में फंसेंगे नहीं लोग। अब मनीष सिसोदिया काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, और आप चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई उसका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मनीष 14 सिसोदिया एक फरवरी बात कह रहे तो थे, मैं वैसे जोड़ भी लकी देता है। हूं, कांग्रेस को वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, ऐसा मनीष सिसोदिया के कहना है। आप सवाल ले सकती हैं। आप मैं तो रविंदर जी का रिएक्शन लेना चाहूंगी। मनीष सिसोदिया बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी का हर एक वॉलंटियर बहुत कॉन्फिडेंट है और आम आदमी पार्टी का हर एक लीडर बहुत कॉन्फिडेंट है। बिकॉज मैं पंजाब से आता हूं, तो मैं पंजाब के बारे में तो आपको बिल्कुल साफ साफ बता सकता हूं, क्योंकि लोगों ने देख लिया है। अगर मैं आप मेरा पेज वगैरह फॉलो करते हैं तो उसमें कल की हमने एक यहाँ पे GNM NHM नर्सेज हैं, उनके साथ एक मैं आंदोलन में जा रहा था, उनके धरने में जा रहा था। ठीक है। वो एक नर्स का यही बयान था कि हमने 10 साल अकाली दल बीजेपी को देख लिया है। ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है इसलिए माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है आज। सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन साथ ही साथ चूंकि आज बड़ा दिन है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जानकारी दी गई है चुनाव को लेकर। 7 चरणों में चुनाव होगा, किस किस तारीख को होगा, क्या कुछ होगा, ये तो हमने आपको बताया ही। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, किन किन मुद्दों पर चुनाव होगा, इसको लेकर जानकारी देनी जरूरी है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग मुद्दे उठाए गए हैं चुनाव में, और ये देखिए उत्तर प्रदेश का चुनावी रण कहता क्या है। बिल्कुल 10 फरवरी को वोटिंग है, फर्स्ट फेज की वोटिंग है, पहले चरण की वोटिंग है। कुल 7 फेजेस हैं। इसके बाद सेकंड फेज होगा 14 फरवरी को। सेकंड फेज की वोटिंग 14 फरवरी को की जाएगी। इसी के साथ अब जो तीसरा फेज होगा वो 20 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश चुनावी रण में सभी पार्टियां अपनी जी जान लगाएंगी। फिर 23 फरवरी को अगले चरण के लिए मतदान के लिए मतदाताओं की सोच भी बहुत ज्यादा गहरी होने वाली है, और जो चुनावी पार्टियों की तरफ से कहा जाएगा वो भी जहन में होगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर 7 चरण हैं उत्तर प्रदेश में। 7 चरणों में वोटिंग होगी, और आप देख रहे हैं ये चौथे चरण की, ये 5वें चरण की वोटिंग है। 27 फरवरी को 5th फेज होगा, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा हैं, एरिया बहुत ज्यादा है, इसलिए 7 चरणों में इसको बांटा गया है। 3 मार्च को 6ठे चरण की 6th फेज की वोटिंग उत्तर प्रदेश में होगी। और जो आखिरी चरण होगा वो होगा 7 मार्च को, जब उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण में मतदान होगा। अब 7 चरणों में मतदान तो हो जाएगा, 10 फरवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन 10 मार्च की वो तारीख जो सभी की निगाहें उन पर बनी होंगी, 10 मार्च जब नतीजे 5 राज्यों के आ जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सबकी नजर इसी पर टिकी होगी कि कब रिजल्ट आते हैं, कब नतीजे सामने आते हैं। तो ये आप पूरा नीचे देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा भी रहे हैं। हाँ। ये पूरे 7 फेजेस हैं, और इन 7 फेजेस में किस तरीके से तारीखों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे, और बाकी जो 3 राज्य हैं, पंजाब है और गोवा है और उत्तराखंड है, वहां पर 1 फेज में चुनाव होगा। एक ब्रेक के लिए रुक